क्या ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने का आधार सिर्फ माता पिता की सैलरी होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ी गलतफहमी को दूर किया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ सैलरी के आधार पर किसी को ओबीसी की क्रीमी लेयर में नहीं डाला जा सकता। इस फैसले से उन सिविल सेवा उम्मीदवारों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है जिन्होंने पहले आरक्षण का फायदा नहीं मिला था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इससे लाखों ओबीसी छात्रों और उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था जिसमें कुछ उम्मीदवारों ने शिकायत की कि उनके माता पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए उनकी सैलरी के आधार पर उन्हें ओबीसी की क्रीमी लेयर में डाल दिया गया था। लेकिन उम्मीदवारों का कहना था कि सिर्फ सैलरी के आधार पर सामाजिक पिछड़ापन खत्म नहीं हो सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर तय करने का असली जो आधार है वो सामाजिक स्थिति और सामाजिक उन्नति ही होना चाहिए, सिर्फ वेतन नहीं। यानी कि सिर्फ वेतन के आधार पर या फिर वेतन की जो मिनिमम लिमिट दी है, यानी कि मिनिमम वेतन जो है अगर उतना होता है तो उसको क्रीमी लेयर में नहीं डाला जाएगा। उनकी पूरी सामाजिक उन्नति, सामाजिक प्रगति देखी जाएगी, वो किस तरह से उनकी लाइफ है, यानी कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, उसके बाद ही किसी को क्रीमी लेयर में डाला जा सकता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया अब कि अगर किसी के माता पिता मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी सैलरी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो परिवार है वो सामाजिक रूप से आगे बढ़ गया है। तो कोर्ट की जो इम्पोर्टेंट ये जो हियरिंग यानी कि जो एक वर्डिक्ट आया है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए क्रीमी लेयर सबसे पहले होती क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर क्रीमी लेयर किसको कहते हैं। तो क्रीमी लेयर क्या है कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ओबीसी वर्ग के उन लोगों को पहचानना, यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पर अगर हम देखें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि भारत में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग जो है रहते हैं। इसमें ओबीसी के कुछ लोगों की उन पर्टिकुलर लोगों की पहचान की जाती है जो पहले ही पूरी तरह से संपन्न यानी कि डेवलप हो चुके हैं, जो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास हर प्रकार की फैसिलिटी है, वो अच्छी लाइफ अपनी जी रहे हैं। तो इनको जो है बाहर कर, यानी कि उनको ओबीसी की क्रीमी लेयर के जरिए किसी भी आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है, ताकि आरक्षण का जो असली फायदा केवल उन्हें मिले जो रियल में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। तो संपन्न लोग क्या होते हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके, यानी कि उनको कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा वास्तविक पिछड़े लोग हैं जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, जिसमें जो आरक्षण है उनको आरक्षण का फायदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें 1990 में एक मंडल कमीशन आया था, उनकी आधार पर यानी कि उन्होंने अपनी सिफारिशें दी, उनके आधार पर ओबीसी वर्ग के लिए 27% जो था वो आरक्षण लागू किया गया था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर इसको भी चुनौती दी गई थी। इसके अलावा फिर 1992 में इंदिरा साहनी केस आता है, उनका एक ऐतिहासिक फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आरक्षण को तो एज इट एज रखा, यानी कि बरकरार रखा, लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ दी, जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत हो चुके हैं, यानी कि डेवलप्ड हो चुके हैं, उनको इस क्रीमी लेयर से यानी कि उनको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा, उनको पूरी तरह से क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। और यहीं पर जो है क्रीमी लेयर यानी कि मलाई वाला जो तबका होता है, इसका इसका ए पर्टिकुलर अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो ये है। तो उसमें जितने भी लोग संपन्न उत्पन्न हो चुके हैं, मतलब उन्नत हो चुके हैं, उनको फिर क्रीमी लेयर में डाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम आरक्षण की बात करें कि संविधान में जो आरक्षण है वो किस तरह से दिया गया, संविधान में क्रीमी लेयर शब्द का कोई भी डायरेक्टली उल्लेख नहीं किया गया। ये कुछ मंडल कमीशन जो भी आयोग आए थे उनकी सिफारिशों के आधार पर ही हुआ है। अनुच्छेद 15(4) यानी कि अनुच्छेद 15 की अगर हम बात करें तो वो समानता की बात करता है, यानी कि हर एक क्षेत्र में उनको समानता दी जाएगी। 14 से लेकर 18 तक जो है व्यक्ति यानी कि किसी के साथ भी जाति लिंग भेदभाव या फिर किसी भी तरह से उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(4) इसमें जब जोड़ा गया और 15(5) उसमें क्या है, शिक्षण संस्थानों में कुछ विशेष प्रावधान यानी कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग ओबीसी है उनके लिए शक्ति दी गई थी कि स्टेट अपने अकॉर्डिंग उनको जो है आरक्षण दे सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 16(4) क्या है, सरकारी नौकरी में आरक्षण देता है, जो पिछड़े वर्ग है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग काफी पीछे हैं उनको जो है एक तरह से रिजर्वेशन दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 340 आता है, वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट वो एक ऐसा आयोग बना सकता है जो कि ओबीसी की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसकी जांच कर सके, उसके बाद फिर आरक्षण दिया जाए।
वर्तमान अगर हम देखें कि वर्तमान क्राइटेरिया क्या है क्रीमी लेयर को मापने का, सबसे पहले तो पद यानी कि माता पिता की संवैधानिक या सरकारी नौकरी का सत्र है। इसके साथ ही आय यानी कि इनकम देखी जाती है। मान लीजिए परिवार की कुल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए है एक साल की, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्रीमी लेयर में आता है। इन दोनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को पार करने पर उम्मीदवार क्रीमी लेयर में आ जाता है, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया होने पर। इसके बाद अगर हम देखें संवैधानिक पद कौन कौन से होते हैं जिसमें जो इनको दिए जा सकते हैं, जिनमें आरक्षण दिया जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी के अध्यक्ष वगैरह, इन सभी को। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाता है माता पिता में से। मतलब कि अब देखिए आरक्षण तो हर जगह पर ही दिया जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर संवैधानिक पद की बात करें, संवैधानिक नौकरी, मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स जो है इन इन जगह पर काम करते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। सरकारी सेवा, अगर मान लीजिए माता पिता में से कोई एक ग्रुप ए या फिर क्लास ए के अधिकारी हैं, या फिर ग्रुप दोनों जो है वो ग्रुप बी के अधिकारी हैं, तो इट मीन्स कि वो फैमिली क्या आती है क्रीमी लेयर में। इसके अलावा अगर कोई सेना में कर्नल या फिर उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी है तो वो भी क्रीमी लेयर में उसको ऐड करेंगे। इसका नियम क्या था, यदि माता पिता इन दोनों पदों पर हैं तो बच्चे सीधे क्रीमी लेयर में आएंगे, भले ही उनकी आय उम्र यानी कि उनकी इनकम हो चाहे ना हो, पहले का क्राइटेरिया ये रहता था। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें संवैधानिक पद, सरकारी नौकरी और सेना मिलिट्री में, इन तीनों में से अगर किसी भी बच्चे की फैमिलीज इनमें ऑलरेडी माता पिता काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो कोई काम संभालते हैं, तो ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उनके बच्चे जो है वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, चाहे बच्चा कुछ कमाए चाहे ना कमाए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी क्या है, निर्धारण केवल जो है पद के आधार पर ही किया जाता है, यानी कि स्टेटस, उनका स्टेटस क्या है। इसके अलावा पीएसयू, बैंक और प्राइवेट कर्मचारी जिसमें निर्धारण वेतन सैलरी के आधार पर है। 2004 का केंद्र सरकार का उसमें स्पष्टीकरण किया गया था कि जो क्रीमी लेयर है, अगर मतलब उनमें से जो बच्चे हैं उनकी फैमिली में से अगर पीएसयू, बैंक, प्राइवेट कर्मचारी इन सभी में काम करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इसको जो है भेदभाव माना जा रहा है। अगर किसी पीएसयू कर्मचारी का पद जो है ग्रुप ए और बी के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी एक साल की इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर भी उसको आरक्षण से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्या कहा कि ये पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है और ये भेदभाव पूर्ण है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई बात मान लीजिए आप कोई क्राइटेरिया दे रहे हैं तो उसको फिर इक्वली फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि अब वो मान लीजिए कि वो संवैधानिक पद पर नहीं है लेकिन फिर भी 8 लाख की उसकी सैलरी है एक साल की, तो इट मीन्स कि वो उसके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है, उसको आरक्षण ना देकर। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रीमी लेयर का जो निर्धारण किया गया ये स्टेटस बेस्ड होना चाहिए, ना कि इनकम बेस्ड। ये जस्टिस पीएस नरसिन्हा और जस्टिस आर महादेवन उनकी जो पीठ है उन्होंने फैसला सुना दिया। उन्होंने क्या कहा कि सरकारी सेवा में ऊंचे पदों पर पहुंचना ही सामाजिक प्रगति होती है, यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसमें अगर आप ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं तो इट मीन्स कि आप प्रगति कर चुके हैं। केवल ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। पीएसयू बैंक कर्मचारियों के साथ वेतन के आधार पर भेदभाव जो है वो असंवैधानिक है, यानी कि जो ऊंचे संवैधानिक पदों पर बैठे हैं लोग, सिर्फ उनके लिए ही क्रीमी लेयर का जो है प्रावधान होना चाहिए। जो बैंक कर्मचारी हैं, पीएसयू है या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब करता है तो उनके जो बच्चे हैं वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इसके अलावा ये 8 लाख का क्या फार्मूला है, यानी कि 8 लाख इनकम जो है वो कहाँ कहाँ से आनी चाहिए। मान लीजिए कोई बिजनेस अगर कर रहा है, कोई रेंट, प्रॉपर्टी इनकम, इन सभी से जो भी पैसा मिल रहा है, निवेश यानी कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, तो इन सभी को मिलाकर जो 8 लाख बनेगा, मान लीजिए अगर 8 लाख बन जाता है एक साल का, तो फिर वो क्रीमी लेयर में। क्या नहीं जुड़ेगा इसमें, गवर्नमेंट का जो सैलरी है वो नहीं जुड़ेगी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट की, फार्मिंग, एग्रीकल्चर इनकम, इनको ऐड नहीं किया जाता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया और ये कहा कि वेतन और खेती की आय क्रीमी लेयर की आय सीमा में नहीं जोड़ी जाएगी, यानी कि जो उनको सैलरी मिलती है और जो खेती से उनको जो भी पैसा जो बचत होती है उनको इस इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर हम श्रेणी की बात करें, आरक्षण देखें, क्रीमी लेयर को जो है कोई भी बेनिफिट आरक्षण नहीं मिलता है। ऊंचे पदों पर जैसे कि 8 लाख की अधिक आय हो या फिर पैसा कमाता हो तो फिर वो इसके एलिजिबल नहीं है इसके लिए। फिर आता है नॉन क्रीमी लेयर, इनको पूरा आरक्षण का फायदा मिलता है, यानी कि मध्यम निचले पद और कम परिवार वाले जो होते हैं, कम आय वाले परिवार होते हैं, उनको फायदा दिया जाता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए फिलहाल क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं किया गया है।
हालांकि एससी में अभी तक इस चीज को लेकर बहस जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही क्रीमी लेयर का एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक ऐसा ही उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें इससे क्या हो रहा है, यानी कि इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो एक तो ये यूपीएससी उम्मीदवार जो उनको एक बड़ी राहत यानी कि एक बड़ी उनको खुशी की बात महसूस हो रही कि समस्या का समाधान हो चुका है उनका। मतलब जो उम्मीदवार मतलब परीक्षा पास कर चुके थे लेकिन माता पिता के पीएसयू के कारण ओबीसी लाभ नहीं मिल रहा था उनको, अब उनको राहत मिल जाएगी, उनको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। बैकलॉग में नियुक्तियां, सरकार को निर्देश है कि गलत व्याख्या के कारण जो भी छटे हुए उम्मीदवार है उनके दामों पर फिर से विचार किया जाए, यानी कि अब उनको फिर से अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा अतिरिक्त पद सृजन, जिसमें प्रभावित उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए सरकार को आवश्यकता पड़ने पर नए पद सृजने की अनुमति मिल चुकी है कि वो इसमें नई पोस्ट भी बना सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि सामाजिक पिछड़ापन और गरीबी एक दूसरे में इनमें डिफरेंस क्या है, तो आरक्षण का उद्देश्य क्या है कि सामाजिक पिछड़ापन दूर करना, केवल गरीबी हटाना नहीं है। क्रीमी लेयर का आधार अब बना दिया गया स्टेटस, यानी कि अगर सामाजिक स्तर ऊंचा नहीं हुआ तो आय बढ़ने से आरक्षण नहीं छीना जा सकता, यानी कि चाहे वो कितनी भी आय इनकम करे, अगर मान लीजिए वो एक तरह से सामाजिक लेवल पर ऊपर नहीं पहुंचा है तो फिर भी उसको आरक्षण बार बार दिया जा सकता है। अब अगर हम देखें कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, अब देखिए पीएसयू और बैंक कर्मचारियों को समान न्याय मिलेगा। पीएसयू जैसे कि ओएनजीसी, बीएचईएल बैंक कर्मचारियों के लिए केवल 8 लाख वेतन की सीमा देखी जाती थी पहले। अब क्या होगा, पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों को भी सरकारी कर्मचारियों के समान ही माना जाएगा। अगर माता पिता ग्रुप ए या बी के समकक्ष पद पर नहीं है तो उनके अधिक वेतन के आधार पर उनके बच्चों को आरक्षण नहीं छीना जा सकता। इसके अलावा अगर हम देखें तो आय की गणना में अब स्पष्टता की गई है। कैसे, जैसे मान लीजिए कुल पारिवारिक आय है उसमें सैलरी ऐड नहीं होगी, उसमें एग्रीकल्चर का ऐड नहीं होगा। फिर उसके बाद जो क्रीमी लेयर की गणना होगी, यानी कि 8 लाख की एक लिमिट है, उससे अगर ज्यादा 8 लाख से मान लीजिए अगर कम किसी की इनकम है तो उनको आरक्षण मिलेगा, अगर किसी की इनकम ज्यादा है तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें इनके भविष्य में क्या नीतियां रहने वाली, अभी देखिए विवाद जो है, हालांकि विवाद में कमी आ चुकी है। हर साल जो है क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को लेकर जो भी उम्मीदवार आते हैं हजारों लोग, वो मुकदमे जारी करते, अब उसमें क्या होगा, थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें केंद्र सरकार को अपने 2004 के स्पष्टीकरण और अन्य ज्ञापनों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है वो बदलाव करना पड़ सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ नकारात्मक यानी कि नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव तो है ही, लेकिन नेगेटिव क्या है, इसमें बड़े नीतिगत जो बदलाव है उसकी तरह इस फैसले की भी अपनी चुनौतियां और छिपे हुए खतरे भी हैं। तो अब इसका हम दूसरा पहलू देखेंगे। सबसे पहला क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, वास्तविक पिछड़ों के लिए, जो रियलिटी में लोग पिछड़ चुके हैं उनके लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि उनका कंपटीशन अब बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक पिरामिड है, इसमें ये गरीब लोग हैं, यहाँ पर संपन्न ओबीसी के लोग हैं। अब ऐसे में क्या होगा, इनकी सैलरी मान लीजिए 8 लाख चाहे हो चुकी है, लेकिन अब ये अगर ये सामाजिक स्तर इनका ऊंचा नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाएगा, इनको भी आरक्षण मिलेगा और इनको भी आरक्षण मिलेगा। तो इट मीन्स कि जो लोग ज्यादा इसमें जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा यानी कि अमीर जो है वो अमीर होता चला जाएगा। वेतन को गणना से बाहर करने का कारण एक बहुत बड़ा और संपन्न हिस्सा फिर से नॉन क्रीमी लेयर में आ सकता है। इससे उन गरीब ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी जिनके पास अच्छे कोचिंग और संसाधनों का अभाव है, जो अच्छे कोचिंग नहीं ले सकते, उनके पास अच्छे संसाधन नहीं है। तो यह सबसे बड़ा लॉस है। इसके अलावा क्रीमी लेयर के मूल उद्देश्य का कमजोर होना, यानी कि सामाजिक न्याय का असंतुलन है। अगर किसी परिवार की आमदनी केवल वेतन से 20 से 25 लाख सालाना है, यानी कि मान लीजिए हर साल उसे 20-25 लाख कमाता है, तो वे आर्थिक रूप से मजबूत है। ऐसे संपन्न परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलने से क्रीमी लेयर की वह मूल भावना भी आहत होगी, जिससे वास्तविक वंचित लोगों के लिए जो बनाया गया था अब उनको फायदा नहीं मिल पाएगा। ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है। इसके अलावा प्रशासनिक कानूनी जटिलता क्या है, पद की समानता रहेगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू के पदों को सरकारी ग्रुप ए और बी के समकक्ष एक मानना एक जटिल प्रक्रिया रहेगी। इससे जो है नया भ्रम पैदा होगा। इसके बाद पुराने मामलों का अंबार, जैसे कि पुराने दावों पर फिर से विचार करने के निर्देश दिए जाएंगे, फाइलों की बाढ़ आएगी, मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में भी अब देरी हो सकती है, यानी कि अब जो पहले ऐसे केसेस देखे गए अब उनको फिर से जो है अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की सैलरी का आखिर क्या होगा, यानी कि क्या प्राइवेट सेक्टर की जो सैलरी है वो इसमें काउंट होगी या फिर नहीं। इसमें भी अगर हम देखें
तो इसमें क्या है कि सामाजिक तनाव लगातार फिर बढ़ेंगे, डेटा हेरफेर का जोखिम यानी कि रिस्क देखने को मिल सकता है, यानी कि मेरिट और आरक्षण जो है अब दिया जाएगा। इसमें क्या है, सामान्य श्रेणी में जो लोग हैं जनरल कैटेगरी के, उनमें असंतोष बढ़ चुका है। उच्च आय वाले जो परिवार है उनको आरक्षण मिलेगा, तो सामाजिक ध्रुवीकरण, तनाव बढ़ने का खतरा और ज्यादा है। यानी कि अब ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी, एक बहुत बड़े मतलब आपसी लोगों में, संप्रदायों में, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों में भी काफी ज्यादा बहस चल रही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर काफी लंबे समय से ये पीआईएल याचिका दायर की गई थी, उसके बाद इसका अब फैसला आया। कई उम्मीदवारों को सिर्फ सैलरी के कारण उनके आरक्षण से वंचित होना पड़ा था, यानी कि 1% थे ऐसे ही एक व्यक्ति थे, उनके जो फादर थे वो किसी संवैधानिक पद पर थे, यानी कि वो कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते थे, यानी कि पीएसयू में। इसके साथ ही उनको उनका मन पसंदीदा जो आईएफएस है वो कैडर नहीं दिया गया, बल्कि उनको आईएएस सौंपा गया, क्योंकि उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। और आरक्षण के चलते उनकी जो मनमर्जी है, यानी कि उनकी मर्जी का कैडर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरह यानी कि बहुत सारी समस्याएं आती रही, और उसके बाद अब ये फाइनली डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि अब सिर्फ इनकम को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उसके साथ उनकी सामाजिक उन्नति भी होनी चाहिए, यानी कि उनका जो सामाजिक पद है वो भी इस तरह का होना चाहिए। सकारात्मक या रुकी हुई जो नियुक्तियां हैं वो बहाल हो सकती हैं। पीएसयू कर्मचारियों को समानता मिलने लगी, अब आय की परिभाषा में भी स्पष्टता की गई है। इसके अलावा चुनौतियां क्या, गरीब ओबीसी जो छात्र है उनके लिए प्रतिस्पर्धा अब फिर ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि बहुत सारे लोग अब फिर रिजर्वेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो इट मीन्स कि अब आरक्षण में जो आएंगे उनको, अब गरीबों को उनका सामना करना पड़ेगा। गरीब और अमीर में हम देख सकते हैं अंतर बहुत बड़ा रहता है। अमीरों के पास अच्छे संसाधन होते हैं, वो कहीं से अच्छी कोचिंग ले सकते हैं, अच्छे स्कूल में कॉलेजेस डिग्री ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर गरीब लोग हैं ऐसा नहीं कर सकते। न्याय के सिद्धांत का संभावित हनन किया जा रहा है, यानी कि एक चुनौती मानी जा रही है इसको, कि जो संविधान में लिखा है कि जो लोग पिछड़े उनको आगे लाने के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग हैं उनको ही आगे लाया जा रहा है। आय हेरफेर की संभावना, यानी कि आमदनी में भी उनकी जो है मैनिपुलेशन किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो फैसला कानूनी विसंगतियों को तो दूर करता है, लेकिन सामाजिक न्याय के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की कीमत है उस पर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लास्ट पे व्यक्ति है उसकी कीमत पर यह फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें गणना का आधार क्या रहेगा, अक्सर वेतन को जोड़ लिया जाता था पहले, अब क्या होगा, वेतन और खेती की आमदनी जो है वो पूरी तरह से बाहर रखी जाएगी। इसके बाद पीएसयू या फिर बैंक कर्मचारी, केवल उनकी आय देखी जाती थी पहले, लेकिन अब उनका पद भी देखा जाएगा, वो ग्रुप ए में काम करते या फिर बी में करते। सिविल सेवा उम्मीदवार जो चयनित होने के बाद भी बाहर कर दिए जाते थे, सिलेक्टेड लोग भी। इनके अलावा अब क्या होगा, गलत तरीके से पार हुए लोगों को भी नौकरी मिल जाएगी, यानी कि अब बहुत ज्यादा लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको जॉब मिल रही, मतलब मिल सकती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें कि ये साफ साफ दिखाई पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करता है। अब ये देखना होगा कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस फैसले को लागू करने के लिए और क्या क्या कदम उठाती हैं।